हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। आज हम उसमें लेसन नंबर 3 आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? आपका लेसन नंबर जो 3 है यह आपको देखने के लिए जा रहे हैं। क्लियर है? और लेसन नंबर 3 में हम लोग आपका एक एक करके इनको देखेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे और एक एक करके इनको समझेंगे कि आखिर में है क्या, क्या पूरी स्थिति है, इनको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो अपोहा तंत्र यानी कि बेसिकली हम जो आपके नदी सिस्टम है, जो है नदियों के जो सिस्टम है, हम नदियों के जो तंत्र हैं उन तंत्र को समझेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदी, नाले और वाहिकाओं को अनदेखी होगी। फिर आपने नदियां बहती देखी होंगी, नाले ये सब बहते देखे होंगे। अतिरिक्त जल बहा कर ले जाते हैं और ये वाहिका ना तो होती है और ना ही बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, और इसलिए वाहिकाओं के अवरुद्ध स्पष्ट है। बाढ़ अपना एक समान परिघटना है। कह रहे हैं बाढ़ आना, ये सब होना एक सामान्य परिघटना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, नदी है, नदियों में हम बेसिकली दो सिस्टम को पढ़ेंगे। भाई ये नदी है, एक पढ़ेंगे हम प्रायद्वीप की नदी, ठीक, और एक पढ़ेंगे हम हिमालय क्षेत्र की नदी। कैसे पढ़ेंगे हम नदियां? तो हम ध्यान देखिए, लेसन नंबर 3 देख रहे हैं और इसी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे। जब वो आपकी नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके नदियों में दो सिस्टम है। एक है हिमालय अपवाह तंत्र, और बी हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इनको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? और इसमें हम इन दोनों को शुरू करने से पहले कुछ आपका सामान्य बात है, सामान्य जो बात है उन सामान्य बात को देखें। क्लियर है? उन सामान्य बातों को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है, कह रहे कोई गांव है, कोई शहर है, तो उनके पास कोई नदी है। आप कभी नौकाएं करने या अथवा नहाने के लिए गए हैं तो आप नदी बारहमासी है, अल्पकालिक है। बारहमासी और अल्पकालिक का मतलब क्या है? 12 मासी यानी कि जिनमें वर्ष के 12 महीने पानी भरा रहता है, पानी की मात्रा उपलब्ध होती है, उनको हम 12 मासी कहते हैं। और जहां पर पानी कुछ समय के लिए विशेष मौसम खासकर वर्षा ऋतु में ही रहता है, उनको हम अल्पकालिक कहते हैं। वर्षा ऋतु में पानी केवल अन्यथा सूखती है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्य पुस्तक में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने के कारण बन सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट। कह रहे उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट, इन सबको आप देख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। देख लिए, आगे बढ़े। से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? बंगाल की खाड़ी अपना जल विसर्जित क्यों करती है? नदी विशिष्ट क्षेत्र से नाम से जल है बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण कहा जाता है। नदी एक सहायक क्षेत्र द्वारा अपहित होती है। नदी कैसी होती है? एक सहायक क्षेत्र द्वारा अपहित होती है। जो अपोहा प्रारूप पेड़ शाखाओं के अनुसार हो उसे वृक्षकार प्रतिरूप कहा जाता है। जब नदियां किसी पर्वत के निकलकर
दिशाओं में बहती हैं तो इसे आरीख प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलकर नदी अपोहा प्रारूप का अच्छा उदाहरण है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो नदियों के समकोण पर मिलती है और जालीनुमा अपोहा प्रारूप। जब किसी दिशा में नदी बहकर किसी झील या गत विसर्जन या अपोहा रूप में अभिकेंद्रित प्रतिरूप कहते हैं। भूगोल का भाग 5-6 में इन सबको हम अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, क्षेत्र में अपोहा द्रोणी। एक अपोहा द्रोणी दूसरे से अलग करने वाली सीमा है, जिसे जल विभाजक या जल संभार कहते हैं। बड़ी नदियां जल ग्रहण के कारण नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी नालों के द्वारा अपोहाई क्षेत्र में जल संभरण ही कहते हैं। जब कोई छोटी नदी नालों द्वारा क्षेत्र में अपोहा बहती है उसको जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार है और जल संभार आकार छोटा है। इन सबको हम लोग इसमें आपका देखते हैं। नदी द्रोणी, जल संभार कैसा है? नदी द्रोणी, जल संभार एकता के परिचायक हैं। इनके भाग में परिवर्तन का प्रभाव है। पूर्ण क्षेत्र देखा जा सकता है। सूक्ष्म, मध्य और वृत्त नियोजित इकाइयां हैं और क्षेत्रों के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये सारे रूप, ये सारी चीजें हमको इसमें एक बड़े जो है आपके मार्क्स लेवल पर हमको ये चीजें सारी दिखाई देंगी। भारतीय अपोहा तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया। समुद्र के जल विभाजक के आधार पर दो समूह में इसको बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अपोहा तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। क्लियर है? ये अपादन दिल्ली के कटक, अरावली, सह्याद्री द्वारा विरल से विलग किए जाते हैं। जल विभाजक को एक रेखा दर्शाती है। कुल अपोहा क्षेत्र का 77% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। बंगाल की खाड़ी में जल विस्थापित करती हैं। कह रहे जल कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में। 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, महा, तापी, पेरियार नदी अपना जल अरब सागर में बनाती है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, जल के दो मुहाने हैं। एक है अरब सागर में, कहां पर? अरब सागर। और एक कहां है? बंगाल की जो खाड़ी है, इस खाड़ी में। क्लियर है? तो 77% नदियां अपना जो जल है, जो उसका आउटफ्लो है, वो कहां बना रही हैं? इधर बना रही। जबकि 23% जो आपके नदियां हैं वो अपना आउटफॉल कहां बनाती हैं? इस अरब सागर में बनाती है। कहां बनाती हैं? अरब सागर में बनाती है। क्लियर है? या तो वो कहां गिर रही होंगी? अरब सागर में, या वो कहां गिर रही होंगी? बंगाल की खाड़ी में। ये कहां गिरती हैं? ये आपकी जो पूर्व दिशा में बहती हैं। कहां है? पूर्व दिशा में बहती है। और ये कौन सी है? दूसरी वाली, ये आपका पश्चिमी दिशा में बहती है। क्लियर है? ये आपको देखना है। चलिए, ध्यान रहेगा इतना? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? जल संभर क्षेत्र का आकार के आधार पर विभाजित किया है और अपोहा द्रोणी को हम 3 भागों में बांटते हैं। नदी द्रोणी, जिसका अपोहा क्षेत्र इतना है वर्ग किलोमीटर है, और इसमें 14 नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी, पेनियार, साबरमती, बराक। ठीक, ये कैसी हैं? ये आपका पूर्व की ओर, यानी कि जिनका अपोहा द्रोणी पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में आउटफ्लो बनता है, जिनका आपातन 2000 से लेकर 20,000 तक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 44 नदियां द्रोणी हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये लघु नदी द्रोणी का क्षेत्र है, जो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में बहने वाली नदी।
ये जो आपके प्रायद्वीप की नदी है और खास कर जो ये अरब सागर में गिरती हैं, ये वो क्षेत्र से निकलती है जहां पर वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है। क्लियर है? क्या होता है? कम मिलती है। लेकिन ये फिर भी कितनी है टोटल? 44 नदी है। तो बहुत बड़ा एक नंबर है और बहुत बड़ा एक रीजन है जो आपका बहता है। क्लियर है? नदियों का उद्गम स्रोत आपका हिमालय पर्वत है। बहुत सारी नदी ऐसी हैं जिनका ओरिजिन बेसिस कहां पर है? हमारा जो हिमालय है। आप जानते हैं हिमालय में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े हिमखंड हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, जो जहां पर ग्लेशियर हैं, और वो ही उनका सोर्स है पानी का, फ्रेश वाटर का। वहां से क्या होता है? पानी हमारा जो हमको नदियों में वो मिलता है। ये अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत में इन नदियों की पहचान की गई है। प्रायद्वीपीय पठार, बंगाल की खाड़ी का उद्गम पश्चिमी घाट है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विभाजक का कार्य करती हैं। भारत के इन नदियों में इनकी पहचान कीजिए। नर्मदा, तापी, दोनों बड़ी नदियों में इनका अफवाह है। अनेक छोटी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र को कोंकण से मालाबार तक बहने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। उद्गम के प्रकार हैं और इनमें प्रकृति और विशेष आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विशिष्ट विभाजित है। और इनके आधार पर हम इनको चंबल, बेतवा और सोन नदियों में वर्गीकृत है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में हिमालय से निकलने वाली पुरानी है। और ये अपवाह तंत्र वर्गीकरण में सर्वाधिक माननीय आधार है। इन पुस्तक में इसी का अनुसरण किया जाता है। इन्हीं के अनुसार क्या करते हैं हम लोग? इनका अनुसरण करते हैं। ध्यान रहेगा, क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। देख लिया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र। अब भारत में कौन कौन से नदी अपवाह तंत्र हैं उनको देखते हैं। तो भारत के तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। 3 बड़ी भू आकृतियों के इर्द गिर्द उद्गम प्रक्रिया में वर्षण की प्रकृति और लक्षण के परिमाण स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले है हिमालय अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। और इसमें आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु 3 नदियों को बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से ही अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग जानकारी जुटाएंगे और इसी के माध्यम से। क्लियर है? हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणी शामिल है। यह नदियां 12 हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ पिघलने और बरसन दोनों पर निर्भर है। नदियां गहरे महाखंड से गुजरती हैं। हिमालय के उत्थान के माध्यम के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त इन नदियों में अपने पर्वत मार्ग, यानी कि वी आकार की घाटियां, प्रक्षेपिकाएं, जलप्रपात बनाती हैं। ये जल मैदान में प्रवेश करती हैं और इनका निक्षेपण, यानी कि स्थलाकृतियां जैसी चीजें यहाँ पर आपका पाई जाती हैं या स्थलाकृति हमको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। क्षिप्रिकाएं कुछ इस प्रकार की होती है। देख रहे हैं आप? जल बह रहा है खंडों के माध्यम से, इस तरीके से निकल के आ रहा है और ये सब इस तरीके से बहता हुआ जा रहा है। देख रहे हैं आप इनको? क्लियर है? समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुफित बहिका, नदी मुहाने, डेल्टाओं का निर्माण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, हिमालय नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी इनमें संपर्क मार्ग बहने वाली पर्वत पाई जाती हैं, बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, शोर ऑफ द बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात मतलब किसी की प्रशंसा में कोई शब्द जड़ा जाए कि बहुत विख्यात। कुख्यात मतलब उसके निगेटिव काम की वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है, उसको कहते हैं कुख्यात। क्लियर है? यदि अगर कोसी नदी अगर शोक न लेके आई तो शायद इसको हम कुख्यात न कहते, विख्यात कहते। यदि नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद मैदानी भाग में आपका जमा करती है, नदी बहाकर अपने साथ आ रही है, कंकड़ पत्थर बालू ला रही है,
इन सबको लाकर वो क्या करती है, डिपोजिशनल बना देती है। और वही डिपोजिशनल जो है मिट्टी में आप देखते हैं डेल्टा रीजन में या जहां से बहती है उसके पास आउटफ्लो बनाती है। और ये जो आप कल रीजन पढ़ लेते भावर का मैदान, और कल हमने भावर पढ़ा, फिर आपने तराई पढ़ा, उसमें खादर बांगर पढ़ा, और आपने जलोढ़ पढ़ा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आपको देखने के लिए से मिलती हैं। परिमाण स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी अवसाद के साथ क्यों आती है? सोचने में सामान्यतः नदी में, विशेष तौर पर कोसी नदी, जल का बहाव जल मात्रा में एक समान रहती है, बढ़ती रहती है, और नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होगी, बाढ़ के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, ये सारा एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट हमको वहां देखने के लिए आपका मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हिमालय पर्वत अपोहा तंत्र का विकास। पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है कि भूवैज्ञानिक मायने में मायोसीन कल्प में ही 24 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल शिवालिक इंडो ब्रह्मा गाया गया था। हिमालय का संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के असम और पंजाब तक बहती है और अंत में पंजाब के पास सिंध में बंगाल की खाड़ी में अपना विसर्जन करती है और शिवालिक पहाड़ियों को असाधारण निरंतर और सरोवरी उद्गम और जलोढ़ का निक्षेप बना है। और इनका रेत, मृतिका और चिकनी मिट्टी, गोल से कोलोकट शामिल है। इस धारणा को हम आपका पुष्ट करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी के 3 अपोहा तंत्र में बट गई। यही है आपकी इंडो ब्रह्म नदी जो है, यही 3 सिस्टम में बटी है। पश्चिम में सिंधु जिसकी 5 सहायक नदी है, मध्य में गंगा और हिमालय, और पूर्व में आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इंडो ब्रह्म नदी ही आपको ये 3 रूप में दिखाई दी। वैसे एक ही थी शुरुआत में, कभी जब इनिशियल टाइम रहा था तो एक ही नदी थी इंडो ब्रह्म। देखिए हिमालय बना तो गंगा आई, अब आपके पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी आपकी पहाड़ी हिमालय उठा तो ब्रह्मपुत्र आई, फिर और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मोड हो गया, तो यही आपका हिमालय रीजन की तरफ पलट गया, आपका अरब सागर की तरफ। तो किस वजह से हुई? जो आपका 33 भूषण नदी हुई, प्लेट टेक्टोनिक हुई, ठीक, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स, ये क्रेशन जो है हमको आपका देखने के लिए मिला है। आगे बढ़ जाए तो शुरू में क्या थी? इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी। इससे निकलने की सहायक नदियां विशाल, इनकी सहायक नदियां इस तरह से विभाजित होगी कि प्लाइटोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग पर पोटावर मैदान, दिल्ली रिज का उत्थान हुआ। जो आपको पोटावर क्षेत्र है, दिल्ली रिज बना। क्लियर है? दिल्ली रिज मतलब आपका दिल्ली की जो पहाड़ियां, पार्ट ऑफ अरावली है, ठीक है। इस क्षेत्र में सिंधु ब्रह्मपुत्र के बीच जल विभाजक बना। इस प्रकार मध्य प्लाइटोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियां, मेघालय का पठार, अधनिक्षेपणपात, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, दीकुआ, ये सारी चीजें इसमें आपका प्रभावित हुई और इनको हमने आपका देखा कि कहां कहां से कैसे कैसे। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।